नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के 12 राज्यों में हो रहे SIR को लेकर विपक्ष के तेवर लगातार कड़े होते जा रहे हैं। एक और जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, दूसरी ओर ज्ञानेश कुमार जी पे आरोप लग रहे हैं कि वो SIR के बहाने विधायिका काम पर अपने आकाओं को मदद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मेगा प्लान भी तैयार है। SIR को लेकर विपक्ष के 100 सांसद एक साथ ओम बिरला को नोटिस देने जा रहे हैं। बता दें आपको, जैसे ये खबर सामने आई है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां ज्ञानेश जी बुरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर PM साहब और उनके चाणक्य जी की भी भयंकर पोल खुलने वाली है। 100 सांसदों की नोटिस से क्या कुछ होने वाला है और कैसे ज्ञानेश जी बुरा फंसते दिख रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में SIR और फिर उसके बाद जिस तरह का रिजल्ट आया है, उससे विपक्षी खेमे का ये शक और भी मजबूत हो गया है कि SIR बीजेपी को जिताने का एक फंडा है और समूचा विपक्ष ना सिर्फ PM साहब और उनके चाणक्य जी के लिए बहुत करीबी ज्ञानेश कुमार पे फायर है, बल्कि यहाँ तक कह रहा है कि देश का इलेक्शन कमीशन बीजेपी के B टीम के रूप में काम कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ज्ञानेश जी ने 12 राज्यों में एक साथ SIR कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष के सभी राज्यों में जम के विरोध हो रहा है। एक और जहां बनर्जी बंगाल में SIR को लेकर ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार को डायरेक्ट लेटर लिखा है, बल्कि वो सड़कों पे भी उतर आई है। और ये हाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि तमिलनाडु में भी स्टालिन सरकार इसका विरोध कर रही है। पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान और यूपी में अखिलेश यादव और केरल सहित कांग्रेस सभी राज्यों में विरोध हो रहा है। लेकिन ना तो ज्ञानेश कुमार और ना ही उसके विभाग पे कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि PM साहब और उसके चाणक्य जी ने बहुत सोची समझी नीति के तहत ज्ञानेश कुमार को सुपर पावर दे दी है। और ये सुपर पावर ऐसी है कि ना तो ज्ञानेश जी को कोई हटा सकता है, ना तो ज्ञानेश जी को कोई सस्पेंड कर सकता है, और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। और यही वो बात है जो SIR पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आखिर किसी भी नौकरशाह को कोई भी सरकार कैसे इतना बड़ा पावर दे सकती है कि गलती पर भी उसके खिलाफ FIR ना हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो कुछ ना कर सके। सवाल यह है कि क्या इसी SIR के लिए PM साहब और उनके चाणक्य जी ने ये सब कुछ किया था? आखिर क्यों साल 2023 में क्यों ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें एक नौकरशाह चुनाव आयुक्त को सुपर पावर दे दिया? विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ PM साहब और उनके चाणक्य जी की एक सोची समझी रणनीति पहले से ही थी और इसी की वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन को सुपर पावर दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की भी प्रक्रिया को भी बदल दिया गया। और इसके पीछे का मकसद ये था कि अपने पसंद के अफसरों को चुनाव आयुक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सके। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने में जो कमेटी होती थी, उसमें चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने अपने पसंद के लोगों को बनाने के लिए चयन समिति में ये चीफ जस्टिस को हटा के अपना एक मंत्री रख लिया, जिससे एक फायदा हुआ है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्री एक साथ होकर अपनी पसंद के अफसर को चुन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना ले। पहले अगर चीफ जस्टिस सत्ता पक्ष के फैसले पे मोहर नहीं लगाता था तो मामला फंस जाता था, लेकिन अब चीफ जस्टिस इस कमेटी से निकाल दिए गए। तो ऐसे में मोदी शाह जिसे चाहेंगे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और वही करेगा जो साहब का हुक्म होगा, क्योंकि ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना उनको कोई हटा सकता है। ऐसे में उनके पास अपने हुक्म बजाने की सुपर पावर है। लेकिन आपको बता दें कि एक रास्ता है जिससे इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो काम देश के सांसद कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहला यह कि कम से कम 100 सांसद या 50 राज्य सभी सदस्य जब एक साथ नोटिस देंगे तो ये तय हो सकता है कि महाभियोग का नोटिस तामील होगा और फिर उसके बाद भी लंबी प्रक्रिया है। फिर आरोप दाखिल होंगे और उसके बाद उसके लिए पूर्णमत होना चाहिए। फिर एक लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर की ओर कमेटी गठित की जाएगी जिसमें पूर्व जज जांच करके रिपोर्ट देंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से हटाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस और विपक्ष 100 सांसदों के साथ मिलकर नोटिस दे सकता है, लेकिन बहुमत के अभाव में आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। ऐसे में SIR के खिलाफ देश में चल रहे भयंकर हंगामे के बीच में महाभियोग की नोटिस देकर विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा सकता है। बाद में भले से इसको बीजेपी सिरे से अपने सांसदों के साथ मिलकर प्रस्ताव को गिरा दे, वो अलग बात है, लेकिन नोटिस की ज्ञानेश के लिए बहुत बड़ा वो आरोप होगी। क्योंकि आपको बता दें कि देश में SIR को लेकर विरोध काफी है। अब तक करीब 12 राज्यों में BLO की मौतों के समाचार आ चुके हैं। बिना मतलब देश के करोड़ों लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां SIR बहुत ही आराम से किया जा सकता था। 5-6 महीने का टाइम लेके आराम से प्रक्रिया चलती है और बहुत डॉक्यूमेंटेशन ना होगा
तो हर एक व्यक्ति आसानी से वोटर भी बन जाता और देश की वोटर लिस्ट भी दुरुस्त हो जाती। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर में तेजी दिखाई जा रही है और जिस तरह से बीजेपी के राज्यों में आधार पे डेट ऑफ बर्थ और तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए पेंच फंसाए जा रहे हैं, ऐसे में मंशा साफ है कि वोटर्स को दिक्कत हो। साथ ही यूपी के गोंडा से एक मृतक बीएलओ के परिवार की ओर से ओबीसी वोट को काटने को लेकर जो बयान आया वो भी चौंकाने वाला था। ऐसे में एसआईआर पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर है। दूसरी ओर दोस्तों अहम बात है कि चुनाव आयोग खुद को विधायिका के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने तगड़ी दलील दी है। सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 जो है चुनावों का नियंत्रण को अनुच्छेद 327 के साथ मिला के पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 327 संसद को चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। सिंघवी ने जून 2025 में जारी एक फॉर्म पे कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें 11-12 तरह के दस्तावेज मांगे गए थे। उन्होंने पूछा कि ये नियमों में कहाँ लिखा है, ऐसा फॉर्म तो सिर्फ डेलीगेटेड कानून से ही आ सकता है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि बीएलओ की शक्ति की सीमा क्या है, क्या बीएलओ ये तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है? ये अत्यंत खतरनाक है। आपने एक स्कूल टीचर को बीएलओ बना के इतनी ताकत दे दी है कि वो नागरिकता तय करेगा। सिब्बल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 का हवाला दिया, जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से अयोग्यता के नियम बताती है। ये धारा कहती है कि किसी की नागरिकता का फैसला गृह मंत्रालय करता है। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो उसका फैसला अदालत करती है। आप बीएलओ को ये सब तय करने के लिए कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि एसआईआर में लगाए गए नियम विदेशी अधिनियम जैसे हैं, जहां व्यक्ति पर ही ये प्रेशर होता है कि वो साबित करे कि वो विदेशी नहीं है। हालांकि बाद में सीजीआई सूर्यकांत ने 2 दिसंबर को आगे की सुनवाई करने को कहा है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर की सुनवाई हो या फिर संसद में 100 सांसदों के नोटिस का मामला, दोनों मामलों में ज्ञानेश कुमार जी बुरा फंसे हुए हैं और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नए नियमों को बना के पीएम साहब और उनके चाणक्य जी भी सवालों के घेरे में हैं और विपक्ष एसआईआर को लेकर आक्रामक बना हुआ है। बता आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो एसआईआर प्रक्रिया देश में वोटर लिस्ट को बनाने की चल रही है वो कितनी सही है? क्या एसआईआर के लिए ही मोदी सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नियमों में संशोधन किया और इसीलिए ही ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त किए गए हैं? क्या एसआईआर प्रक्रिया पे तुरंत रोक लगाना चाहिए? अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलील कितनी उचित है कि चुनाव आयोग विधायिका का काम कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।